Hello friends, Rudra here, and this is the polity section. And in this polity section, we are going to study Government of India Act 1935. तो ये प्रीवियस एक्ट से कैसे भिन्न था, कैसे अलग था, कैसे डिफरेंट था, और इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है, उसमें इसका एक स्पेशल प्लेस है, क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स, मतलब आप कह सकते हैं कि स्केलेटन ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। सो दिस एक्ट, अब इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, तो उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक जो है संवैधानिक कमीशन का जो है गठन होगा, जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रपोज करेगा। और इसकी वहां पर उन्होंने एक ट्रायल बेस पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कुछ एलिमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन जो है प्रोविंसेस को दिया था 1919 में। तो उसमें यह प्रोविजन था कि इसके 10 साल बाद जो है एक नया कमीशन गठन होगा, विच विल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। लेकिन 2 साल पहले इस कमीशन का गठन हुआ, उसका हेड, उसका चेयरमैन थे साइमन। तो इसका नाम दिया गया साइमन कमीशन। हालांकि इसमें सारे ही अंग्रेज थे, कोई इंडियंस था नहीं। उसके बाद जो है कैलकाटा सेशन में कांग्रेस ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया कि 1 साल का, कि इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, देन वी विल गो फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। लाहौर, वो डिमांड जो है 1 साल का जो कांग्रेस ने दिया था, वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो 29 के लाहौर सेशन में, 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का गोल जो है अपने सामने रखा। तो दिस समवॉट शूक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए इंग्लैंड में। पहले में किसी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरे में गया कांग्रेस, गांधी जी गए थे और भी कई सारे लीडर्स गए थे। तो इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद, गोलमेज बैठकों के बाद, एक व्हाइट पेपर, मतलब कि एक आउटलाइन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इस व्हाइट पेपर, इस आउटलाइन, इस पेपर को जो है स्टडी करने के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट कमेटी के गठन के बाद एक बिल पारित हुआ। वो बिल क्या था? जब पारित हो गया तो उसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो हाउ इट वाज डिफरेंट? वो डिफरेंट ये था कि उसमें फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट टाइम फेडरेशन का जिक्र हुआ कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस एंटिटीज, एक फ्री एंटिटीज बनाया जाए। ये नहीं, 1919 में क्या था कि वहां पर भी जो है बजट मेकिंग का पावर प्रोविंसेस को दिया गया था। टैक्स डिवोल्यूशन भी किया गया था कि आप अपना टैक्स लगाइए, फाइनेंसेस को हटा दिया गया था। उनके लॉ मेकिंग जो है सब्जेक्ट्स को भी हटा दिया गया था कि इन सब्जेक्ट्स पे सेंटर बनाएगा और बाकी सब सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस बनाएगा। बट वो एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन था, फेडरेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल पूरी तरह से कंट्रोल करता था प्रोविंसेस को। कोई भी बिल अगर जो पास कर भी गया है प्रोविंसेस को, तो इट विल नॉट बिकम ए बिल इफ गवर्नर जनरल जो है उसको वीटो कर देता है। So this गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रेस्क्राइब्ड फेडरेशन। फेडरेशन मतलब प्रोविंसेस जो है अपने क्षेत्र में फुल्ली फ्री रहेंगे, ऑटोनॉमस रहेंगे, बॉडीज रहेंगे, कि दे डोंट हैव टू कंसल्ट सुपरिंटेंडेंस गवर्नर जनरल का चला गया। तो हम देखते हैं कि आज के वर्तमान इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है फेडरेशन का। सो दिस हैज बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस of our present constitution which have been taken from the government of India Act 1935. So federation is one such. This act prescribed a federation taking the provinces and the Indian states as units. ये नहीं कि केवल ब्रिटिश प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट्स को भी यूनिट्स बनाया गया। मतलब कि एक ऑल इंडिया इमेजिनेशन का जो है लाया गया कि पूरा भारत जो है एक है। ऐसा नहीं कि प्रोविंसेस
अलग हैं और प्रिंसली स्टेट्स अलग हैं। फेडरेशन है तो सारे ही हैं, बट इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, वो अपना एक अलग ही उनकी दुनिया थी, अलग ही उनके दिमाग में चल रहा था कि हम लोग जो है फ्री रहेंगे। सो they did not take part, they did not join the federation, the princely states. So this part of the government of India Act never came into being. ये ऑप्शनल था for the Indian states, it was not mandatory, but it gave an idea कि पूरा सब कॉन्टिनेंट में प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस सब एक हैं। द एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया। टिल देन क्या था कि बर्मा जो है भारतीय मतलब कि इंडियन पॉलिटी का हिस्सा था। बर्मा को इससे अलग कर दिया गया। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध वेर क्रिएटेड। पहले सिंध और ओडिशा क्या था, ये बिहार में था, तो उसको जो है अलग किया गया, और सिंध जो है यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, तो दो नए स्टेट्स जो है प्रोविंसेस को बनाए गए। द एक्ट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे बड़ा पावर क्या होता है, कानून बनाने का, कायदा बनाने का जो है पावर जो होता है वो सबसे बड़ा पावर, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इस एक्ट के तहत जो है लेजिस्लेटिव पावर्स को जो है डिवाइड किया गया फ्रॉम द बिटवीन द सेंटर, द प्रोविंसेस। तो 3 लिस्ट बनाए गए। आज भी हम देखते हैं कि 3 लिस्ट है। फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट है, जिसपे गवर्नर जनरल इन काउंसिल या जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको एक्सक्लूसिव राइट्स था कि इन सब्जेक्ट्स पे जो है सेंटर जो है कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा। प्रोविंशियल लिस्ट्स ये अपने सब्जेक्ट्स में जो है ऑटोनॉमस थे, दे कैन मेक लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट जो जिसपे सब बना सकते हैं, स्टेट्स भी प्रोविंसेस भी बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्करेंस द फेडरल लिस्ट जो है, अगर जो दोनों जो है टकराव होता है फेडरल का स्टेट का इन टर्म्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून बना, तो फेडरल लिस्ट जो है, सेंट्रल का लिस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, वो जो है माना जाएगा। तो ये प्रोविजन आज भी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। अब यहाँ पर जो है देखिए रेसिड्यूअरी पावर्स। रेसिड्यूअरी पावर्स होता क्या है, क्या मतलब है रेसिड्यूअल? रेसिड्यूअल मतलब होता है जो बचा कुचा, मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में ना हो, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये रेसिड्यूअरी पावर्स हैं। रेसिड्यूअरी पावर्स वाइसरॉय को दिए गए। ये पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेसिड्यूअरी पावर्स जो है वाइसरॉय को दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। और हम देखते हैं कि वर्तमान में मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रेसिड्यूअरी पावर्स पे लॉ मेकिंग का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। इट अबॉलिश्ड डायरची इन द प्रोविंसेस। उसको पूरा ऑटोनॉमस बनाने के लिए कि वहां पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, तो वहां पर गवर्नर का जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स था वो भी जो है मिनिस्टर्स को दिया गया। तो डायरची, यहाँ डबल रूल को खत्म किया गया। प्रोविंसेस में डायरची को खत्म किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो है जगह दी गई कि आप जो है अपने प्रोविंसेस में ऑटोनॉमस है, एकदम फ्री हैं, सुपरिंटेंडेंस नहीं है, कोई गवर्नर का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स में वो बनाएगा, कुछ नहीं। द प्रोविंसेस वेर मेड ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब ऑटो मतलब कि हम अपने आप में जो है पूरे हैं, आजाद हैं। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ ए प्रोविंस वाज एक्सरसाइज्ड बाय अ गवर्नर, जो आज भी है, ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। डायरेक्ट मतलब कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया किसके, क्राउन के। नॉट ए सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल, मतलब कि सीधे क्राउन से वो जो है नियुक्त हो रहा है, गवर्नर जनरल से नहीं। और 1919 में क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि गवर्नर जनरल के सेंटर के केवल एजेंट्स मात्र थे। यहाँ पर एजेंट्स नहीं है, यहाँ पर प्रोविंसेस क्या है, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और वो सीधे क्राउन से जो है नियुक्त हो रहा है। The governor was required to act with the advice of ministers, which is still in use. This provision, the council of ministers was responsible to the legislature. ये responsible government जो है provinces में आ गया। No confidence motion जो है पास करके जो है गवर्नमेंट को जो है भंग किया जा सकता था, गिराया जा सकता था। प्रोविंसेस की बात है ये। In certain matters the governor was required to act in his discretion. ये आज भी है, जो है कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है कि जिसपे वो जो है स्वविवेक से जो है गवर्नर काम करेगा और जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड कंसिडरेशन के लिए रख लेता है। वो देखिए ये प्रोविजन यहाँ पर भी है। इन सर्टेन मैटर्स द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन,
जहां पर मिनिस्टीरियल एडवाइस की जरूरत नहीं थी, और उसका सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल वो जो गवर्नर जनरल के पास था, वो स्पेशल केसेस है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर। तो मतलब प्रोविंसेस में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1919 में, दैट एक्सपेरिमेंट दे हैव स्टार्टेड इन द सेंटर इन 1935, कि यहाँ पर भी जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स करके देखते हैं कि मतलब कि पूरा पूरा नहीं। 19 जो मोंटेगू का डिक्लेरेशन था वो अपने आप में यही था कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, की चीजें ग्रेजुअल होंगी, तो उसी के ग्रेजुअल में पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1919 में। 1919 में प्रोविंसेस में ड्यूअल रूल लाए, अब यहाँ पर 1935 में जो है ड्यूअल रूल यहाँ खत्म किया, प्रोविंसेस में सेंटर पे ले आए। तो फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिस पर केवल गवर्नर जनरल ही लॉ मेकिंग पावर्स रखेगा, बाकी सब मिनिस्टर्स के पास है। दिस प्रोविजन डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। ओके। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म। 1919 के एक्ट में सेंटर में था बाईकैमरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। बट इन द स्टेट्स, इन द प्रोविंसेस में भी बाईकैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस में आए थे। वो क्या था? पहले जो ब्रिटिश जब से आए वो 3 प्रोविंसेस, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 तो थे ही। और याद कर लीजिए यूपी बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार एंड आसाम, यहाँ कॉमा नहीं लगा, आसाम। तो यहाँ पर भी जो है विधान परिषद और विधानसभा की तरह 2 हाउसेस रहा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रीलिम्स में पूछता है कि 1909 में केवल मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी गई, फूट डालो राज करो। 1919 में जो है 6 को एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी गई, उसके लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया था। वहां पर जनरल मुस्लिम्स और सिख्स वहां पर थे, एक्सटेंड किया गया था। अब यहाँ पर इनका जो है मन नहीं माना, तो डिप्रेस्ड क्लासेस somehow they wanted to break us, break the people, break the national movement, the many voices, कई सारी आवाज थी, कई सारे डिमांड्स थे, उन सब को जो है अलग अलग जो है फुलफिल कर रहे थे। तो डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर वर्कर्स को भी, तो इन सब के लिए जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट जो है 1935 एक्ट के तहत आया। इट abolished the council of india established by the government of india act 1858। जो काउंसिल ऑफ इंडिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उसको जो है अबॉलिश किया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल था 1858 के एक्ट में, वो किस एक्ट से अबॉलिश किया गया। तो प्रीलिम्स में अगर जो whenever you want to study anything regarding with prelims perspective, तो ये बातें ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन सा चीज कब बनी, कब अबॉलिश हुई। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, पहले 3% के लगभग था, अब ये 10% हो गया टोटल पॉपुलेशन। पहले क्या था कि उसका 1919 में जो है उसमें टैक्स था, एजुकेशन था, प्रॉपर्टी था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 10% को जो है वोटिंग राइट्स दिए गए। फ्रेंचाइजी ग्रेजुअल ये भी है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मोंटेगू का डिक्लेरेशन था, उसी के आधार पर ये जो है दोनों एक्ट्स आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरे मॉनेटरी मनी के फ्लो को कंट्रोल करे, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जो है पीएचडी रिसर्च के पेपर पे कमीशन, उसका नाम नहीं याद है, कमीशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गठन किया था, उसके रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1934-1935 में। It provided for the establishment of a federal court which was set up in 1937. This is also very important. It provided for the establishment of not only Federal Service Commission जो 1919 के एक्ट में था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में उसका गठन हुआ था। तो नॉट ओनली फेडरल फॉर द सेंटर, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज का जो है रिक्रूटमेंट करेगा, बट ऑल्सो ए प्रोविंशियल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। सो वी सी दैट दिस इज ये प्रोविजन आज भी जो है इन इट्स चेंज्ड फॉर्म, थोड़ा सा बदला हुआ है, ये आज भी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है।
Apart from the Governor General's power of veto, a bill passed by the central legislature was also subject to the veto by Crown. तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी कोई अगर जो बिल पास कर देता है तो गवर्नर जनरल के पास वीटो है, और अगर जो वो भी पास कर देता है तो क्राउन मतलब ब्रिटेन का जो राजा है उसके पास वीटो पावर है. On some subjects, no bill or amendment could be introduced in the legislature without the governor general's previous sanction. इस प्रोविजन का एक ट्रेस जो एक एलिमेंट देखने को मिलता है जब विधान परिषद का गठन होता है यहाँ पर किसी भी स्टेट का. सपोज अगर जो यूनिकैमरल है बाई कैमरल बनाना है तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा. ये प्रोविजन जो है डायरेक्टली वी कैन सी सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हियर यहाँ पर. और प्लस मनी बिल का इंट्रोडक्शन भी ऐसे है. डोमिनियन स्टेटस, साइमन कमीशन ने जो है रेकमेंड किया था, प्रॉमिस किया था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं माना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये was not in the provisions of government of India Act 1935. So this is very important for prelims specs. Dominion status जो है वो साइमन कमीशन had accepted it. So यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है इंडियंस को एक तरह का लीगल प्रोविंसेस में ही सही लीगल एक फ्रीडम मिला, और प्लस जो है फर्स्ट टाइम द वर्ड्स मिनिस्टर्स वेर यूज्ड, और प्रोविंसेस पे जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने कई इलेक्शंस 1935 में हुआ. 1937 में जो है सरकार का जो है गठन हुआ. So this was the background. It is called the skeleton of the modern constitution, independent India का constitution. Thank you.